आपको बता दें, पीएम मोदी ने पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से बात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू से बात की। काउंटिंग के बीच की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीडीपी चीफ से बात की है। तो लोकेंद्र, क्या मायने हो सकते हैं? एक और जहां बीजेपी बहुमत का आंकड़ा तक नहीं छुपा रही है, अगर एनडीए की बात की जाए तो 290-292 सीटें फिलहाल रुझानों में दिख रही हैं, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का टीडीपी चीफ से बात करना किस ओर संकेत करता है? कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में जो जीत भी मिली है टीडीपी को, हो सकता है कि एक कर्टसी जिस तरीके से बातचीत होती है, बधाई दी गई हो यहां पर, और उस लिहाज से भी इसको देखा जा सकता है। हालांकि अब टीडीपी और जेडीयू की जो भूमिका है वो इस गठबंधन में सबसे अहम होने जा रही है, क्योंकि दोनों ही दलों को अच्छी खासी सीटें मिली हैं और उसकी वजह से एनडीए इस वक्त बहुमत में दिखाई दे रहा है। और देखिए, विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान की बड़ी जीत हुई है। विदिशा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट, और 5 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को उन्होंने हराया है और 5 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं। लोकेंद्र, जो बात कही जा रही थी कि देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत का रिकॉर्ड बना सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, मुझे लगता है शायद वो रिकॉर्ड बन गया है, या फिर कोई एकाध प्रत्याशी और होगा। रिकॉर्ड वो बन जाता, लेकिन इंदौर में क्योंकि कैंडिडेट नहीं था, तो वहां पर शंकर लालवानी 10 लाख के आसपास की लीड लेकर बैठे हैं, तो वहां पर वो रिकॉर्ड तो शायद नहीं बनेगा। लेकिन अच्छा, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सारे नेताओं का जो मार्जिन है वो कहीं भी आपको क्लोज फाइट जैसा नहीं दिखा है, अच्छा मार्जिन दिखा है। गुना सीट की भी अगर बात करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की यहां पर जीत हुई है, और कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह को उन्होंने शिकस्त दी है। वो उन्होंने भी जिस तरीके से मेहनत की, पिछले चुनाव से सबक लिया, वो बार बार ये कहते रहे कि भाई जीत की गारंटी नहीं है। वो कार्यकर्ताओं को भी कई बार उन्होंने टोका कि माला पहनाने तक सीमित मत रहिए और मेरे आगे ये मत दिखाइए कि हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपको काम करना होगा मैदान पर। ये चीज उनकी तरफ से लगातार यहां पर कही जाती रही, जिसका असर यह है कि फिलहाल चुनाव में वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और बाकी में देखिए, 2019 में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ छिन गया था उनके पास से, वो अपना गढ़ को वापस पाने में कामयाब रहे। इंदौर सीट पर शंकर लालवानी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। लंबे अंतर से जीते हैं शंकर लालवानी, और दूसरी बार चुनावी मैदान में थे, और शंकर लालवानी ने यहां से जीत दर्ज की है। इंदौर लोकसभा क्षेत्र में मौजूदा सांसद हैं, सुमित्रताई के बेहद करीबी हैं, और इस जीत को लेकर पहले से आश्वस्त थे। हालांकि नोटा में भी इंदौर में अच्छे खासे वोट पड़े हैं, जो कि एक रिकॉर्ड बना है नोटा में बटन का। अगली लोकसभा सीट का आपको हाल बता देते हैं, यहां से कौन प्रत्याशी जीता है। देखिए, ये आपके सामने ग्राफिक्स। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह फिलहाल पीछे चल रहे हैं। दिग्गी राजा, जो कि राजगढ़ उनका गढ़ है, 60,973 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और कई जगह आपने देखा कि उन्होंने काउंटिंग को लेकर सवाल उठाए थे, काउंटिंग रुकी भी, लेकिन रोडमल लांगर की यहां पर बढ़त लगातार बनी हुई है। और दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि राजगढ़ में ऐसा नहीं है कि यहां पर बहुत ज्यादा मजबूती उनकी दिखे। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त इंदौर में मौजूद हैं, सचिन हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, इंदौर को लेकर जरूर एक सुर्खी बनेगी, क्योंकि शायद यहां पर दो रिकॉर्ड बने हैं, नोटा को लेकर भी और जीत को लेकर भी। देखिए, बिल्कुल इंदौर ने आज 2 रिकॉर्ड बनाए, क्योंकि आज देश भर में देखें तो सबसे बड़ी जीत इंदौर में ही देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 11 लाख वोटों के अंतर से यहाँ पे शंकर लालवानी अभी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो वोटों का आंकड़ा है, ये आगे चलकर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी कुछ राउंड और बचे हुए हैं, शाम तक अभी मतगणना होनी है, कई सारे राउंड्स बचे हुए हैं, और उसमें जो ये अंतर है वो बढ़ेगा। और वहीं दूसरा रिकॉर्ड देखें तो नोटा का है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा नोटा पर वोट अभी तक काउंटिंग में आ चुके हैं, और साफ तौर पर ये 2 रिकॉर्ड आज इंदौर में देखने को मिल रहा है। इतना बड़ा मार्जिन इसलिए क्योंकि एक तरफा चुनाव इंदौर का था, शंकर लालवानी अकेले ही चुनावी मैदान में थे, कोई कांग्रेस और कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं था। लेकिन निर्दलीय जो कैंडिडेट्स यहाँ इंदौर में चुनाव लड़ रहे थे, उनको अगर हम देखें तो उन्हें बहुत ज्यादा कुछ वोट यहाँ पे नहीं मिले हैं। लेकिन जनता का जो वोट था, जो कांग्रेस के पाले में जाता था, वो कहीं ना कहीं नोटा पर शिफ्ट हुआ है, क्योंकि एक तरीके की वही यहाँ पे कांग्रेस ने चलाई थी, और उसका कुछ असर यहाँ पर देखने को जरूर मिला है। लेकिन मुझे लगता है गौरव की नोटा, जब से नोटा शुरू हुआ है, नोटा के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई होगी अब तक नोटा में, इंदौर में। इससे पहले देश में कभी इतने वोट नहीं पड़े नोटा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 2 लाख नोटा पर वोट गए हों। अपने आप में इंदौर ने आज इसको लेकर रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के उस मुहिम की या कांग्रेस के उस टारगेट की कि वो नोटा को इस प्रतिशत तक पहुंचा दे कि यहाँ का जो चुनाव है वो ही निरस्त हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट थे अक्षय कांतिमाम, उन्होंने एंड टाइम पर अपना नामांकन वापस लिया था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा था और उसी के बाद नोटा के लिए लगातार कांग्रेस ने लोगों से अपील की थी। कांग्रेस मैं लौट रहा हूं, इस वक्त डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। और सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के जो नतीजे हैं उसी पर किस तरीके से देख रहे हैं? बहुत बहुत बधाई भी आपको कि 29 की 29 पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि यही रिजल्ट अब रहेगा अंतिम समय तक? राजेंद्र शुक्ला जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? राजेंद्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है कुछ तकनीकी खामियां, इसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला थोड़ी देर में हमसे कनेक्ट होने वाले हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन देखिए, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 241 तो कांग्रेस 99 पर रुझानों में नजर आ रही है। तो वहीं इंडिया अलायंस 230 प्लस जाता नजर आ रहा है। तो वहीं एनडीए 293, अदर्स के खाते में 20 सीटें हैं। हालांकि 351 सीटें 2019 में एनडीए जीता था, लेकिन इस बार एनडीए की स्थिति यहां पर कमजोर होती नजर आ रही है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। रोडमल नागर जो कि मौजूदा सांसद हैं, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं 70,000 से अधिक मतों के अंतर से। तो वहीं कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों की जीत और हार तय हो गई है। जैसे कि इंदौर में बात करें तो शंकर लालवानी यहां जीत गए हैं, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत गए हैं, विदिशा से, मध्य प्रदेश की विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 लाख मतों के अंतर से जीते हैं। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत और हार तय हो गई है। लेकिन फिलहाल रुझान कई सीटों पर लगातार बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट, जहां पर नकुलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे हैं और वहां पर बीजेपी नेता शंकर लालवानी के बीच में मुकाबला था। और वहां से खबरें आ रही हैं कि शंकर लालवानी भारी मतों के अंतर से आगे चल रहे हैं और नकुलनाथ वहां पर चुनाव हार भी सकते हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। लोकेंद्र प्रताप भानु शर्मा हारे हैं विदिशा से, शिवराज सिंह चौहान के अपोजिशन में खड़े थे प्रताप भानु शर्मा। तो वहीं देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दिग्गज, बीजेपी से किरण रिजिजू जीते हैं। देश के दिग्गजों की जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी से, ये देश के दिग्गज जो कि जिन पे इनकी सीटों पर जीत और हार तय हो गई है। और हमारे साथ राजेंद्र शुक्ला, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के, एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि शुरुआती रुझान में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 29 की 29 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। क्या कहेंगे इन रुझानों को देखते हुए? मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से कि मध्य प्रदेश में विकास की यात्रा जो 2003 से शुरू हुई है, लगातार जनता के समर्थन और आशीर्वाद के कारण ही ये काम लगातार आगे बढ़ रहा है। एक बार फिर से 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का जो काम मध्य प्रदेश की जनता ने किया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में न सिर्फ देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बल्कि मध्य प्रदेश भी हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में नंबर 1 के स्थान को प्राप्त करेगा। ऐसी हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन राजेंद्र जी, अगर थोड़ा हम देश के आंकड़ों पर नजर गौराएं तो जो आपकी एक्सपेक्टेड लाइन थी उससे तो थोड़ा भी नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे सर? राजेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, उसको फिर से दुरुस्त कर लेते हैं। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला भी लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, कई जगह बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े के साथ जश्न सेलिब्रेट किया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। ये विदिशा की तस्वीर है। देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में किस तरह से खुशी की लहर है और ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ता इस जीत के जश्न में झूमते हुए नजर आ रहे हैं, नाचते गाते नजर आ रहे हैं। ये विदिशा की तस्वीर अपने यहाँ, क्योंकि विदिशा तो बीजेपी का गढ़ रहा है और विदिशा वो लोकसभा सीट लोकेंद्र जहां से अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज चुनाव लड़े हैं, देश के तमाम दिग्गज वहां से लड़े हैं। और
फिलहाल शिवराज सिंह चौहान मैदान में थे और प्रचंड बहुमत से जीते भी 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन इससे पहले भी लोकेंद्र विदिशा से शिवराज सिंह चौहान सांसद रह चुके हैं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, इसलिए तो विदिशा उनकी पारंपरिक सीट भी है। हमारे साथ एक बार फिर से डिप्टी सीएम जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, मध्य प्रदेश में तो आप लोगों ने प्रचंड सीटें ली हैं, लेकिन देश भर में जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उससे अभी कम दिखाई दे रहे हैं आप लोग, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, लगभग 300 सीटों के लगभग जो रुझान है उसमें एनडीए गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में अभी आगे चल रहा है और अभी आधी काउंटिंग लगभग बाकी है। और जो आप कह रहे हैं कि जहां तक सरकार बनने का सवाल है उसमें कभी कहीं किसी को कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में जरूर जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण ये टैली थोड़ा सा पीछे आई है। लेकिन 272 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए और 300 के लगभग सीटों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन आगे चल रहा है, तो तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश देश की जनता ने मोदी जी को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा देश जिस प्रकार से विविधताओं से भरा हुआ है, तमाम तरह के क्षेत्रीय दलों का अपने राज्यों में जिस प्रकार से उनकी भूमिका है, उन सबको ध्यान में रखते हुए तीसरी बार लगातार सरकार बनाना। लेकिन सर, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के चुनाव से फ्री होने के बाद देश भर में भी आप गए, प्रचार भी किया आपने। मध्य प्रदेश में आप लोगों ने संगठन के तौर पर जिस तरीके से काम किया, और राज्यों में क्या वो मुद्दे काम नहीं कर रहे थे, और मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा फैक्टर रहा? क्योंकि आप लोगों ने अभी सरकार फॉर्म की, यहां पर जिस तरीके से लाडली बहना योजना है, बहुत सारी चीजें हैं, और आप लोगों ने डिलीवर किया मोहन सरकार के रूप में भी, क्योंकि आप लोगों के सामने भी एक चुनौती थी। तो यहां पर वो कौन से फैक्टर थे जो काम किए? और दूसरी जगह नॉर्थ की बेल्ट में अगर हम देखें, यूपी, हरियाणा, वहां पर वो फैक्टर उतने कारगर नहीं हो पाए इस बार। मध्य प्रदेश में देखिए, पिछले 20 वर्षों के सुशासन जो है उसने कांग्रेस के लंबे समय के कुशासन को कटघरे में खड़ा किया, और लोगों को अंतर समझ में आया कि यदि भाजपा की सरकार आने के बाद इतने बड़े परिवर्तन, इतने बड़े काम हो सकते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जानबूझकर जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। इसलिए लगातार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनता जा रहा है। जहां तक अन्य राज्यों में, जैसे आप उत्तर प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में लगातार हमारी दूसरी बार सरकार बनी है, ऐतिहासिक समर्थन मिला है। लेकिन इस बार कुछ गठबंधन, हमारे ऐसी विचारधारा के लोग जो 10 दिन भी साथ में नहीं रह सकते हैं, उन्होंने मोदी जी को रोकने के लिए जरूर इस प्रकार के गठबंधन किए हैं, जिससे कि लोग कहीं न कहीं भ्रमित हुए हैं और उसके कारण परिणाम विपरीत आया है। लेकिन मोदी जी को सरकार में आने से वो रोक नहीं पाए, प्रधानमंत्री बनने से उनको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए इनका गठबंधन भी बहुत दिनों तक चलेगा नहीं, और आप देखिएगा कि ये बिल्कुल दिखा जाएगा। राजेंद्र शुक्ल जी, क्या लगता है फिलहाल 292, 293 एनडीए की सीटें जाती नजर आ रही हैं रुझानों में, शाम होते होते कितनी नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? हालांकि जो 400 पार का नारा था वो तो साकार होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको क्या उम्मीद है, शाम होते होते कितने नतीजों में तब्दील होंगी? अभी जैसे यूपी में ही ये जानकारी आ रही है कि 10 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिसमें भाजपा 10,000 वोटों से कम से पीछे है, तो वो 10 सीटें भाजपा जीत जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, तो वो 10 की टैली बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में भी जहां भी बीजेपी पीछे है, तो उसमें से कई सीटों में कम वोटों से है। तो आप ये मानिए कि ये टैली जो अभी 300 के आसपास है, ये 325 तक भी पहुंच सकती है। ठीक है राजेंद्र जी, अगर हम थोड़ा कांग्रेस की बात कर लें, मध्य प्रदेश में कई बड़े दिग्गज इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में उतारे थे, छत्तीसगढ़ में भी उतारे थे, चाहे वो बात कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की हो, दिग्विजय सिंह की हो, कांतिलाल भूरिया की हो, सबके सब इस बार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं बुरी तरीके से। बुरी तरह पिछड़ रहे हैं, क्योंकि इनको जनता ने देखा है, इनके कार्यशैली को देखा है, इनके कामों को देखा है, और इसलिए अब लोग दोबारा इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। और जो काम ठीक प्रकार से चल रहा है मध्य प्रदेश का और देश का, मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने का, तो संरचना का ऐतिहासिक काम जो हो रहे हैं, वो काम रुकने न पाए। देश की जनता ने इसकी चिंता की है, और इसीलिए लगभग 300 सीटों में भाजपा भी आगे चल रही है। लेकिन एक सीट लगातार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कुछ सालों से सरदर्द बनी हुई थी, मैं बात कर रहा हूं छिंदवाड़ा की, 9 बार लगातार कमलनाथ सांसद रहे, फिर उनके बेटे पिछले 5 साल से सांसद हैं, उसमें आप सेंध लगाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं रुझानों में? तो फिलहाल बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने
और विजय वर्गीय जी जो यहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम छिंदवाड़ा इस बार जीतेंगे। तो आप देखिए कि पिछली बार भी 35,000 वोट से वो जीत पाए थे। इस बार वो गैप खत्म हो गया और जनता ने अब उनको घर बैठने के लिए जनादेश दिया है। एक चीज और मैं राजेंद्र जी जानना चाहता हूं, जो अभी दिखी है रिजल्ट में कि हम देख रहे हैं कई जगह कांटे का मुकाबला है। आपने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, बहुत कम मार्जिन है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं दिखा है। यहां पर जो अभी तक रिजल्ट भी आ गए हैं 3 लाख 4 लाख, और इंदौर में तो क्योंकि वहां प्रत्याशी नहीं था 10 लाख, ये डिफरेंस है। और मुझे लगता नहीं शायद ये अब डिफरेंस को कांग्रेस के प्रत्याशी से आ पाएंगे, और लगभग 59% के आसपास आप लोगों का वोट शेयर है। तो मध्य प्रदेश में तो कम से कम आप लोगों ने जो टारगेट अचीव किया था उस तक आप पहुंचे, और इसका कारण कुछ नजर आता है क्योंकि बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री इसको माना जाएगा। संगठनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश आदर्श प्रदेश के रूप में पहले से भी जाना जाता रहा है। हमारे पहले के नेताओं ने इसको जमीन को तैयार किया, उसको उपजाऊ जमीन के रूप में तैयार किया। और उससे भी अच्छी बात ये रही कि जो दूसरी पीढ़ी के नेता है हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, वो सभी बड़े मेहनती रहे और सभी ने बहुत काम किया और कार्यकर्ताओं को नीचे तक अपने दिल और पार्टी से जोड़ने का काम किया। तो एक तरह से काडर जो मध्य प्रदेश का है, जब देश के लोग आते हैं मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के काडर को, संगठन को आदर्श संगठन के रूप में कहते हैं अक्सर। तो ये इन सब चीजों का भी असर पड़ा है। और दूसरी ओर गवर्नेंस भी जो हुआ है मध्य प्रदेश में, 24 घंटे बिजली देना, शानदार सड़कें बनाना, सिंचाई की नहरों का जाल बिछाना, कल्याणकारी योजनाएं बनाना, उससे भी मध्य प्रदेश की जनता भाजपा से जुड़ी, कार्यकर्ता सक्रिय हुए, जनता के उन्होंने अपना संबंध बनाया। और फिर मोदी जी के 10 वर्ष का था भाषण, तो सोने में सुहागे की तरह रहा है कि मध्य प्रदेश को एक लंबी छलांग लगाने के लिए पूरा समर्थन मोदी जी की सरकार का, डबल इंजन की सरकार का लाभ मध्य प्रदेश को मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी संगठन के दम पर और अपने विकास के दम पर। लेकिन राजेंद्र जी, जब हम पूरे आज इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक सवाल तो बनता है और कि 2 राज्य, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तो आप विधानसभा में भी लग रहा है कि अपने दम पर ही सरकार बनाएंगे, और वहां पर लोकसभा की भी लगभग सभी सीटें आप लोगों को मिल रही हैं। ये आपको लगता है कि एक बड़ा चमत्कार हुआ और उसकी वजह से अभी एनडीए इस स्थिति में है कि आराम से शायद सरकार बना लेगा? ये बहुत बड़ी सफलता है। और वही मैंने कहा ना कि ये जो जनादेश है देश का, उड़ीसा में सरकार बनाना 25 सालों के बाद भाजपा की सरकार वहां पर बीजू जनता दल को किनारे करके अपनी सरकार बनाने जा रही है। आंध्र प्रदेश में जहां भाजपा को ये माना जाता था कि भाजपा वहां उतनी मजबूत नहीं है, वहां पर गठबंधन बना के वहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैंने आपसे कहा कि लोकसभा में सिर्फ उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हमारी अपेक्षित सीटें नहीं आई। यदि हमारी 20-25 सीटें यूपी में हमेशा की तरह पहले आ जाती और 15 सीटें वेस्ट बंगाल में और हमारी आ जाती, तो आप देखते हैं कि बीजेपी का जो लक्ष्य था वो हमारा प्राप्त हो जाता। तो सिर्फ इन 2 राज्यों के कारण थोड़ा हम घटे हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव के परिणाम देखिए आप, लोकसभा के चुनाव के पूरे देखिए आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रो इनकम्बेंसी मोदी जी की सरकार की रही है, उसका प्रभाव हमको मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में चूंकि आप जानते हैं कि पहले से वहां पर कई प्रकार के समीकरण काम करते हैं, जाति गठबंधन और स्थिति रहती है वहां पर, और उस प्रकार से लोगों ने जब देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है तो आपस में लड़ने वाले लोगों ने गठबंधन करके और वोटों को पोलराइज किया है। इसके कारण अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो यूपी में भाजपा ही है, लेकिन गठबंधन की जो उनकी है एनडीए और इंडिया में, तो उसमें जरूर उतनी हमारी 20-25 सीटें छिन गई। लेकिन क्या लगता है राजेंद्र शुक्ल जी, इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा में वोट डाले गए हैं, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोट नोटा में पड़े हैं और अब तक के इतिहास में देश में सबसे ज्यादा वोट है ये नोटा के लिए। क्या कहेंगे इस पर, आपकी प्रतिक्रिया सर? उसमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया, तो जो लोग कांग्रेस को वोट देने वाले थे उन्होंने नोटा पे दे दिया। तो यदि कांग्रेस तो डिफरेंस तो यही रहना था पहले भी और अभी भी। आप ये मान लो कि जो नोटा में वोट मिले हैं तो कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले वोट। राजेंद्र जी, एक सवाल और ये आखिरी सवाल की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगी। आप लोगों ने कहा था कि हम 29 फूलों की माला भेजेंगे मध्य प्रदेश से, वो हो गया, 150 प्लस मिल गया। यहां से अब आप लोगों को क्योंकि आगे गवर्नेंस करनी है यहां पर, तो जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदें, वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी अब डिलीवर करने की।
ये उम्मीदें बढ़ेंगी और हम लोग उत्साह के साथ उम्मीदों को पूरा भी करेंगे, क्योंकि जनता का वोट लेने के बाद और ज्यादा तेज गति से काम करने का दायित्व होता है सरकार में बैठने वाले लोगों का। हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, हम कोई बहाने नहीं बना सकते। हम पूरी ताकत के साथ जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए जैसे पहले काम करते रहे, आगे भी करेंगे। पहले भी तस्वीर बदला मध्य प्रदेश की, आगे भी मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। और डबल इंजन की सरकार बन रही है, केंद्र में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसलिए हम सबके हौसले बुलंद हैं। दिग्विजय सिंह ने सर राजगढ़ में काउंटिंग रुकवा दी 2-3 जगह पर और मतगणना को लेकर उन्होंने धांधली का आरोप लगाया। सर क्या कहेंगे? अब थोड़ी देर के लिए उनको ये संतोष लगता है कि हमने काउंटिंग रुकवा दी, लेकिन काउंटिंग तो जनता ने वोट डाला है तो करना पड़ेगा। और काउंटिंग होगी तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से उनको हारना पड़ेगा, क्योंकि काउंटिंग रुकवा देने से कोई नहीं जीत जाएगा। जो जनता ने वोट डाल दिया है वो वोट अभी 2 घंटे नहीं गिना जाएगा तो उसके बाद गिना जाएगा। अल्टीमेटली जनता का दिया हुआ जो जनादेश है वो सामने आएगा ही। लेकिन राजन जी, इंडिया अलायंस के लोगों को अभी भी उम्मीद है कि शाम होने तक नतीजे उनके पक्ष में आएंगे और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वो सबसे बड़ी पार्टी उनकी कांग्रेस पार्टी है, अभी 100 टच नहीं किया है। 90 सीटें 94 सीटों पे है, 272 सीटों में सरकार बनती है। और अलग अलग भानगति का कुंबा जोड़ा जैसी स्थिति वाले राजनीतिक दल जो हैं 220-221 पे हैं अभी, तो कैसे 50 सीटों का मतलब हम बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें ज्यादा हैं और हमको ये कहा जा रहा है कि हम कमजोर हो गए हैं। तो जो बहुमत के आंकड़े से 50-60 सीटें पीछे हैं, वो कैसे सरकार बनाने में सफल होगी, आप सोचिए जरा। चलिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया न्यूज स्टेट से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो वो राजेंद्र शुक्ल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आराम से हम सरकार बनाएंगे और मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस तरीके से संगठन ने काम किया उसकी तारीफ की है। उड़ीसा में जिस तरीके से सरकार बन रही है उसको लेकर उन्होंने बात करी और साथ ही ये भी कहा कि 2 राज्य में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जरूर झटका लगा है। हालांकि उत्तर प्रदेश से वो अभी भी कह रहे हैं कि 10 सीटों के आसपास पासा पलट सकता है। लेकिन हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।